केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज गोरखपुर दौरे के दौरान पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें उन्होंने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और पूर्वांचल के सभी सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम की तस्वीरें। 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। पूर्वांचल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात देखिए आप। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, दोनों की डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। कोई बाजार से गोला तक सड़क का लोकार्पण हुआ है। मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया 4 लेन का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। छावनी छपिया 2 लेन पेव्ड शोल्डर का जो है वो लोकार्पण किया गया है। भौराबारी से परतावल चौराहे तक की सड़क का लोकार्पण किया गया है। गैरसैंण के दिवाली खाल में कांग्रेस के प्रदर्शन की खबर है। करण माहरा और हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा परिसर में दाखिल होने की कोशिश की गई है। एक बैरियर तोड़कर दूसरे बैरियर तक जा पहुंचे हैं कांग्रेसी। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव। करण माहरा और हरीश रावत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। एक बैरियर तोड़ा गया है और दूसरे बैरियर तक जा पहुंचे हैं। विधानसभा में दाखिल होने का प्रयास यहां पर कांग्रेसियों का। ये देखिए आप, गैरसैंण के दिवाली खाल में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करण माहरा को देख सकते हैं आप। जबरदस्त प्रदर्शन यहां पे कांग्रेस पार्टी का गैरसैंण में, जहां पर विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा है इस वक्त, आज से शुरू हुआ है। वहीं पर यह प्रदर्शन, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे आप सुन सकते हैं और इसके अलावा कांग्रेस के झंडे लहराते हरीश रावत को आप देख भी सकते हैं एक बैरिकेड पर चढ़कर। करण माहरा और हरीश रावत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है। यहां पर आवासीय सोसाइटी बनाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की आवास विकास योजना में एपेक्स बिल्डर को द क्रेमलिन सोसाइटी बनाने की मंजूरी मिली थी और इसके लिए बिल्डर को EWS और LIG कैटेगरी के 118 फ्लैट्स बनाने थे, लेकिन एपेक्स बिल्डर ने अब तक के फ्लैट्स नहीं बनाए। यही नहीं, एपेक्स ने सोसाइटी में अभी तक किसी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, यानी कि बिल्डर्स ने शर्तों का उल्लंघन किया। इसको लेकर एपेक्स बिल्डर के ऊपर जांच बैठाई गई। जांच गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने की और अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। इसके बाद आवास विकास ने जमीन निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी और इस खबर को ABP गंगा ने आपको लगातार दिखाया और उसका असर भी हुआ है। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और GDA गाजियाबाद में एपेक्स के 15 फ्लैट्स अपने कब्जे में लिए गए। साथ ही एपेक्स बिल्डर के ऊपर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। एपेक्स बिल्डर पर आरोप क्या है वो देखिए आप। बिल्डर को 118 EWD और 118 LIG फ्लैट्स बनाने थे। एपेक्स बिल्डर ने ये फ्लैट नहीं बनाए, ये आरोप है और मामले में एपेक्स बिल्डर पर जांच भी बैठाई गई। बाद में जब ये आरोप सामने आए, जब लोगों ने आरोप लगाए, तो उसके बाद जांच बिठाई गई। जांच गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने की, GDA ने की। बिल्डर के ऊपर जो आरोप थे उसकी जांच की गई। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। रजिस्ट्री नहीं हमारे पास अब तो। हमने तो ये भी सुना शायद कुछ केस वगैरह भी चल रहा था। जमीन रजिस्ट्री के लिए रिपोर्ट चली गई है शासन। पेपर में मैंने पढ़ा था। क्या करेंगे आप जब अगर ये हो गया तो? हम लोग तो बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाओगे। लोन पे घर है, पूरी कमाई इसी में निकल जाएगी, हाथ कुछ आएगा नहीं। सब मौजूद हैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में, जहां पर आपको एक बिल्डिंग दिखाते हैं। ये बिल्डिंग है अपेक्स बिल्डर द्वारा बनाई गई। अपेक्स बिल्डर को जब ये ज़मीन दी गई थी तो उस समय अनुबंध किया गया था कि आप 118 LIG फ्लैट बनाएंगे और 118 EWS फ्लैट बनाएंगे, यानी कि 236 फ्लैट आप ऐसे बनाएंगे जिनमें कि गरीब रह सकें। लेकिन अपेक्स बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया और यहाँ पर एक भी फ्लैट नहीं बनाया, यानी कि अपेक्स बिल्डर ने जो नियम हैं उसकी अनदेखी की।
उसके बाद एपेक्स बिल्डर के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई जाती है थाना विजयनगर में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है। आपको बताते हैं कि ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ एपेक्स बिल्डर को बनाने थे ये सब फ्लैट, लेकिन एपेक्स बिल्डर ने नहीं बनाए और पूरी फिनिशिंग कर दी। यानी कि ऊपर उसका सीधा उद्देश्य था कि हम नियम नहीं मानते, लेकिन जिस समय ज़मीन ली गई थी तो उसमें एक अनुबंध किया गया था जिसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद शासन ऐसे जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दी गई गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण को कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण इसकी रिपोर्ट दे। तो रिपोर्ट में भी ये सारी बातें लिखकर भेजी गई शासन को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर बात करें आवास विकास के अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं आवास विकास के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत थी कि जो एपेक्स बिल्डर ने इस तरह से अपना प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन जो आशियाने बनाने थे गरीबों के लिए एपेक्स बिल्डर ने वो नहीं बनाए। जो नियम थे, नियमों की अनदेखी की। अब हमारी खबर का एक असर ज़रूर हुआ है। असर में 15 फ्लैट, जो एपेक्स बिल्डर के 15 फ्लैट थे, उसको सील कर दिया गया, यानी कि उसकी चाबियां अपने पास आवास विकास ने ले ली। और इसकी जो एक रिपोर्ट है वो ज़मीन निरस्तीकरण की लखनऊ में रिपोर्ट भेज दी है। यानी कि अब जो ये ज़मीन है इसको निरस्तीकरण के लिए जो लिखित में एक कागज़ है वो भेज दिया गया है कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस बिल्डर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कब ये बिल्डर बना के देगा गरीबों के आशियाने। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एपेक्स बिल्डर पर मेहरबान रहा है आवास विकास परिषद। सिद्धार्थ विहार योजना में एपेक्स ने नियमों की अनदेखी की है और शिकायत के बाद भी आवास विकास परिषद मामले को दबाने में जुटा है। ABP गंगा की खबर दिखाने के बाद आवास विकास परिषद ने कार्रवाई की है। आवास विकास परिषद के आयुक्त रणवीर प्रसाद बात करने से बचते रहे इस मामले पर। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ABP गंगा ने रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद कुछ जरूर इसमें हलचल हुई है, लेकिन कुल मिलाकर शासन इस विषय को कैसे देख रहा है और आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर बात करें एपेक्स बिल्डर का जो मामला है, एपेक्स हाइट्स के नाम से उनकी फर्म है और जो गाजियाबाद की योजना थी आवास विकास परिषद की, उसी में सिद्धार्थ विहार योजना, उसमें ये जगह आवंटित की गई थी। लगातार देखिए ABP गंगा दिखाता कैसे नियमों की अवहेलना की गई, किस तरह से नियम विरुद्ध जाकर वहाँ पर फ्लैट्स बनाए गए, क्योंकि जो LIG के और EWS के वहाँ पर फ्लैट्स बनने थे उनको नहीं बनाया गया था। इस मामले को जब ABP गंगा ने उठाया तो पहले तो देखिए अधिकारी बात करने से बचते रहे। 14 दिसंबर 2022 राजेंद्र, तारीख का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 14 दिसंबर 2022 को इस मामले में पहली बार आवास विकास परिषद के लखनऊ के किसी अधिकारी ने बात की थी। हम मौजूद हैं इस समय आवास विकास परिषद के जो उत्तर प्रदेश के जो आवास आयुक्त हैं रणवीर प्रसाद, उन्हीं के कमरे के बाहर मौजूद है। आपको हम तारीख के साथ सिलसिलेवार बताएं। 13 दिसंबर को हमने बात करनी चाहिए, नहीं होती है बात, मुलाकात होती है, लेकिन बात करने से बचते हैं। 14 दिसंबर 2022 को पहली बार बात होती है और कहा जाता है नियमानुसार आगे कार्रवाई होगी। मार्च चल रहा है, लगभग आप देख सकते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं और इस बीच में अगर हम देखें तो 23 जनवरी 2023 को एक लेटर जो है वो लिखा जाता है उप आयुक्त मेरठ जोन की तरफ से और उसमें ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो संपत्ति की जो लीज है, एग्रीमेंट है, उसको निरस्त करने की संस्तुति होती है। इसके अलावा वहाँ पर ज़मीन जो है उसका शायद जो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके नियमानुसार कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च को हम यहाँ पर आते हैं। इस बीच में कई बार हम और मुलाकात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आवास आयुक्त से, लेकिन बहुत बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है ऐसा लगता है मिलने का। आज भी हम आपको बताएं 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, यहाँ मौजूद हैं, कार्ड जा चुका है, तमाम लोग मिले भी हैं, लेकिन शायद वो मीडिया से नहीं मिलना चाहते, ABP गंगा से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा सवाल क्या होगा। अब हम वापस आते हैं 1 मार्च को, जब हम यहाँ पर आए, जो उप आयुक्त हैं, हमारी वहाँ बात होती है, कुछ और लोगों से बातचीत होती है, तो ये पता चलता है कि जो 23 तारीख का एक लेटर था, 23 जनवरी का, वो लेटर की जानकारी तक नहीं अधिकारियों को। तो आखिर वो नीचे कहां दबा हुआ था? सबसे बड़ा सवाल ये, कौन मेहरबान है इस बिल्डर पर? इसके बाद में वो 1 मार्च को कहा जाता है फाइल चल रही है, चीजें चल रही हैं। आज आप तारीख देखें, 13 तारीख हो गई है, 13 मार्च।
और अभी तक इस मामले में हम सिर्फ एक सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती है, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। ऐसे में लेकिन अगर अधिकारी पारदर्शिता बरतने की जगह चीजों को दबाने पर विश्वास करेंगे, मीडिया के सवालों से बचने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं छवि जो है वो सरकार की भी धूमिल होती है। और ऐसा ही इस पूरे केस में हो रहा है। आखिर एक बिल्डर पर इतनी मेहरबानी क्यों? आखिर एक बिल्डर को लेकर सवालों के जवाब देने से बचने की ऐसी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, एक बिल्डर पर इतनी मेहरबानी क्यों और सवालों से बचने की आवश्यकता क्यों है? क्यों सवालों से बचा जा रहा है? ये सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए खबर नोएडा से है। पुलिस ने 20 से 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की है। एक कंप्यूटर इंजीनियर के घर से ये ड्रग्स बरामद हुई हैं। हाई प्रोफाइल लोगों को ये सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूर्यांश नाम का मास्टरमाइंड फरार बताया जाता है। हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। 3 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक कंप्यूटर इंजीनियर के घर से बरामद हुई है ड्रग्स। नाम जो मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है उसका सूर्यांश है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और जो ड्रग्स बरामद हुई है उसकी कीमत बाजार में 20 से 25 लाख रुपए। एक कंप्यूटर इंजीनियर के घर से ये ड्रग्स बरामद हुई हैं और ये सप्लाई की जाती थी हाई प्रोफाइल लोगों को। अंकित कौशिक हमारे नोएडा संवाददाता फोन लाइन पर है। नोएडा में इतना ये ड्रग्स का कारोबार इस तरीके से चल रहा है। अंकित, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस क्या कह रही है आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार ये पहला मामला नहीं है। सबसे पहले भी नोएडा पुलिस ने बड़े पैमाने पर एक बकायदा नशीली खेप को पकड़ा था। उसमें भी जो यूथ था उसमें सम्मिलित था। वहीं आपको बता दें, अभी की बात करें, अभी भी लगभग नोएडा फेज 3 थाना पुलिस ने 289 जो गोलियां होती है नशीली, जो कि आमतौर पर नोएडा में या आसपास इलाकों में नहीं मिलती है, स्पेशल बकायदा। और बता दूं कि दूसरे जो राज्यों से उनकी सप्लाई करके जो यूथ है उनको इसकी खपत जो है पूरी की जा रही थी। और साथ साथ इतना ही नहीं, जो गोलियां की एक की कीमत बताया जा रहा है, तकरीबन एक की कीमत 10 से 15 हजार रुपए की गोलियां जो पुलिस द्वारा बरामद करी गई है। देखिए, आपको साथ ही बता दूं कि जो आरोपी पकड़े हैं वो है, उनका प्रोफाइल भी काफी जो है बड़ा प्रोफाइल है। कोई आपको बता कोई बीटेक इंजीनियर है, तो कोई काफी अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो पुलिस द्वारा यह जो नेक्सस है इसका एक बड़ा खुलासा किया है। और जो मौके बात की जाए तो 3 आरोपी को जो है फिलहाल पुलिस ने पकड़ा। वही जो आशंका यह भी जताई जा रही है कि यह एक पीछे काफी बड़ा गैंग है जो पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो नशीली पदार्थ की गोलियां हैं उनकी सप्लाई करते थे। तो उसी को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की आगे भी जांच कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अंकित। इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं और पुलिस आगे भी जांच कर रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। यूपी में भाजपा को हराने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी। 2024 के लिए जमीन पर हमारी रणनीति तैयार है। किसान, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। सपा से सीटों को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। यूपी में कुछ और दलों को साथ लाने के प्रयास होंगे। ये तमाम बयान दिए हैं जयंत चौधरी ने। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो संसद के सत्र की शुरुआत आज से हो गई, फिर से सत्र नहीं चल पाया है। विपक्ष के हंगामे का सरकार आरोप लगा रही है। नहीं, विपक्ष ने हंगामा नहीं किया। राज्यसभा में तो सत्ता पक्ष ने हंगामा किया है। सदन के नेता ने खड़े होकर एक बयान दिया, जो एक बयान उलझाने वाला बयान है। जब उस सदन का कोई सदस्य होता है उसके बारे में टिप्पणी सदन में हो सकती है नियम के अनुसार, लेकिन जो राहुल जी तो राज्यसभा मेंबर नहीं है, उनके बारे में अगर राज्यसभा के नेता सदन खड़े होकर बयान देंगे तो लाजमी बात है कि टकराव होगा। तो जब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो ही नहीं चाह रहे कि चर्चा हो, तो सदन कैसे चलेगा? सर, अगर बात करें तो इसके अलावा अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि बीजेपी को 80 में से 80 सीट कैसे हराना है। आप भी उनके अहम सहयोगी है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ब्लूप्रिंट भी है और ज़मीन पे भी है, और हम उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ाएंगे और ये बड़े विषय होंगे अगले चुनाव में। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा सवाल है। किसानों का लगातार मूवमेंट चल रहा है। आज भी पंजाब क्षेत्र के किसान आए हुए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सही बात है कि अन्नदाता का अपमान इस सरकार ने किया है, क्योंकि अभी भी एमएसपी घोषित होती हैं लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में आलू की इतनी बड़ी फसल होती है, इतनी बड़ी पैदावार उत्तर प्रदेश के राज्य के किसान करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या हाल है। 4 रुपये 5 रुपये फेंकने के कगार पे है आलू। तो जो सड़कों पे किसान अपनी फसल को फेंक रहे हैं,
सबसे बड़ा मुद्दा ही किसान का है। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो जिस पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगले 1 साल में या तो सरकार अपना रुख बदले या जनता सरकार बदले। सर अगर बात करें तो आपकी किस तरीके से भागीदारी होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा भार आपके ऊपर है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन में और नए दल भी जुड़ने चाहिए? नहीं, ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा भार मेरे ऊपर है, ना ही दूसरे क्षेत्रों में हमारा योगदान नहीं है। सामूहिक लड़ाई है और मिलकर हम लोग निर्णय लेंगे देश के हित में। आपको लगता है कि और दल जुड़ने चाहिए, क्योंकि आप हैं, अखिलेश यादव जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी? बिल्कुल लगता है नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। राहुल गांधी ने भी आपको खत लिखा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और कांग्रेस पार्टी लगातार आह्वान कर रही है कि विपक्ष के नेता शामिल हो गठबंधन में, 2024 में सामूहिक चुनाव लड़ा जाए। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर मानते हैं कि गठबंधन होना चाहिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में, कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। सर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो? अभी तय नहीं। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और जयंत चौधरी पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बयान दिया है। विपक्षी एकता इस देश में नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं हरनाथ सिंह यादव। विपक्ष के सभी नेता पीएम बनना चाहते हैं, एक नहीं हो पाएंगे। अखिलेश यादव के 80 सीटों पर हराने के ब्लूप्रिंट पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश टीवी और सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलते। जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता की बात कही। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने कहा विपक्षी एकता होनी चाहिए और समय आने दीजिए, हम लोग एक होंगे। हम तो इसका स्वागत करेंगे। विपक्ष के लिए क्या नाम है, कुछ मुद्दों को लेकर के देश हित के, कुछ देश के हित के मुद्दों पर विचार करें और उन मुद्दों पर एक होकर के और सरकार के साथ लड़ाई लड़ें। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछला इतिहास बताता है विपक्ष कभी एक नहीं हो पाया, क्योंकि हर विपक्ष का नेता जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे। प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आधे से अधिक सांसद चाहिए, और ये तो केवल अपनी जान बचाने के लिए जो इनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के, घोटालों के जो आरोप लगे हैं, इनके खिलाफ जांचें हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब भ्रष्टाचार से बचने के लिए, घोटालों से बचने के लिए, देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का कोई भविष्य न था और न है और न ही कोई होगा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने की तैयारी कर ले, हमारे पास भी उनको 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। अब ये अखिलेश यादव के पास कोई जादू की छड़ी है, कहीं से मिल गई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई नक्शा न था न है। उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और पूरे प्रदेश की जो छवि थी वो एक गुंडा प्रदेश की छवि उन्होंने बना दी थी। अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों के सामने सत्तारूढ़ दल के जो बड़े बड़े नेता थे, सत्ता भी उनके सामने जो है नतमस्तक होती थी। आज योगी जी ने एक प्रदेश के अंदर नई संस्कृति खड़ी की है, कानून का राज स्थापित किया है, विकास की गंगा बहना शुरू हुआ है, और उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। तो अखिलेश यादव जी ये बताएं कि पिछले 5 साल में, 7 साल में उन्होंने जनता के बीच में जाकर के कभी कोई संघर्ष किया हो, कोई आंदोलन किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, जेलों में गए हो, तो ये तो करना है केवल टीवी पर और मीडिया में आकर के अपनी बात कह देना और बस इतना ही उनका काम है। तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीत के आएगी। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। इधर मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दावा किया कि भाजपा यूपी की 80 की 80 सीटें जीत लेगी। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। मैनपुरी मॉडल क्या है? उनका पार्टी का मॉडल है, वो कर रहे हैं। कोई विकास का मॉडल है क्या मैनपुरी का? मैनपुरी का मॉडल भ्रष्टाचार का ही मॉडल है। तो यदि वो पार्टी का कोई मॉडल कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं करें वो।
परंतु विश्वसनीयता उनकी ऑल टाइम लो है, उनके साथ जुड़ेंगे कितने लोग? तो ये एक ऐसे सवाल है पार्टी के अंदर, वो जैसे खड़ा करना चाहे, जैसे वो उसको पार्टी को जीवित करना चाहे, उनका विषय है ये। परंतु कुछ मुद्दे, कुछ समझदारी, कुछ मेहनत, अखिलेश जी के मामले में इन चीज़ों का अभाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।